तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास है हैंड आउट। ये हैंड आउट किस लिए है सर? ये हैंड आउट बेटा आपके आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है 2026, है ना। देखो ये जो हैंड आउट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का 12th एग्जाम, उसके लिए है। ठीक है। और मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर हम बात करें बच्चों, तो आपको हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर यहाँ पे पढ़ा रखा है। सॉल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन करवा रखा है, उसके बाद हमने केमिकल काइनेटिक्स का भी क्वेश्चन करवा दिया है, और साथ ही साथ डी एंड एफ ब्लॉक का हम बोले तो एक लेक्चर, इसका लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसको भी हमने करवा दिया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में इसको हम करवा रहे हैं, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। 1 के अंदर हमने एमसीक्यू करवा दिया है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर अभी जो हम करवाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में होगा केस बेस्ड क्वेश्चन और लेक्चर और होगा क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी लेक्चर 2 का हम बात कर रहे हैं, तो लेक्चर 2 चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। देखो बेटा, कुछ भी करना, इतना क्वेश्चन कम से कम बोर्ड में करके जाना। ठीक है, देखो तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आता है, और कॉन्सेप्ट में जितना ज्यादा तुम क्लियर रहोगे, है ना, कोई भी एग्जाम तभी तुम्हारा बेस्ट होता है जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट सारा क्या हो, क्लियर हो। क्योंकि बीच कॉन्सेप्ट में तुम जब फंसते हो तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्या दिक्कत करता है तुमको समझने में। एक मिनट को, हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर से, ये तभी तुम बना सकते हो जब तुम मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो। मैं बार बार बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करो सर, कैसे पढ़ना है तुमको। देखो मैं पढ़ने का जो प्लान आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये मेरा प्लान क्या है पढ़ने के लिए सर? देखो सब पहले पढ़ने का मेरा जो पहला प्लान है जो आपको फॉलो करना है, सबसे पहले आपको अपना क्लास नोट सबसे पहले पढ़ के खत्म करना है, जो आप कर लिए होंगे अभी तक। ठीक है, पहला। दूसरा क्या, उसी शॉर्ट नोट्स का एक, उसी क्लास नोट्स का एक शॉर्ट नोट्स बनाना है सभी टॉपिक के ऊपर, 2 का। तीसरा क्या, एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, चाहे वो इन टेक्स्ट का हो, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे एग्जाम्पल का हो, हर एक तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसको सॉल्व करना, उसका एक अलग से नोट्स तैयार करना। 3 का, ये 3 काम जो कर लेगा उसको केमिस्ट्री में अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये तीनों काम करने के बाद चौथा काम क्या करना है सर, आपको हैंड आउट, पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है, या क्वेश्चन बैंक जो हमने दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करना है। ये 4 लेयर में जो बच्चा पढ़ के जाएगा उसको बोर्ड में कहीं से कोई क्वेश्चन डर नहीं होगा, वो आराम से केमिस्ट्री में 95% से ऊपर नंबर आराम से ला सकता है। तो बेटा पढ़ के जाना, हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा। चलो आज क्या क्लास को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा। सबसे पहले हम बात करें सर, यहाँ पे कितने क्वेश्चन का कलेक्शन है? 33 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें 16 ऑब्जेक्टिव, 5 वेरी शॉर्ट, 8 शॉर्ट और 1 केस बेस्ड और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अभी हम बात करने वाले हैं किस पे? अभी हम वेरी शॉर्ट पे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। चलो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन कितना, 2 मार्क्स, इस पे बात करने वाले हैं। चलो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, सीबीएसई 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन सर? एकदम ध्यान से सुनो, समझो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिखो या फिर यहां से आंसर लिखो। ठीक है, बोर्ड में देगा सबसे पहले आंसर लिखना। बोला है क्या, FeCr2O4 आयरन क्रोमेट दिया हुआ। ठीक है, देखो क्या दिया सर यहाँ पे, FeCr2O4। ठीक है, बोलता है फ्यूज विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि O2 के प्रेजेंस में अभिक्रिया कर रहा है। तो बोलता है गिव्स ये येलो कंपाउंड,
ठीक है, बोलता है इन एयर इट गिव्स ये एलो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, ये क्या करता है, कंपाउंड ए दे रहा है। अब देखो जैसे ही तुम आयरन क्रोमेट को सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हो, ये सोडियम क्रोमेट बना देता है, आयरन को क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है, आयरन को क्या करता है सर, रिप्लेस कर देता है, और यहां पे बनाता है Na2CrO4, क्या बनाता है सर, Na2CrO4, ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ, प्लस Fe2O3, प्लस क्या, Fe2O3, और एक मॉलिक्यूल CO2 का बनाता है, एक मॉलिक्यूल क्या बनाता है, CO2 का बना देता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, हाँ। देखो यहाँ पे आयरन की संख्या कितनी है सर, आयरन की संख्या यहाँ 2, यहाँ पे 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ जैसे ही 2 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ जैसे ही तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आयरन 2 हो गया, क्रोमेट यहाँ 2, क्रोमेट के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, अब यहाँ पे क्रोमेट के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये जो है सोडियम यहाँ 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सोडियम 4 हो गया, क्रोमियम 2 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है, या और ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लगता है हमको, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम किसी एक को अनबैलेंस कर रहे हो, देखो ध्यान से, ठीक है, सीधा देखो FeCr2O4 आयरन क्रोमेट, यही दिया ना FeCr2O4, हाँ, को Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, ठीक है, प्लस प्लस क्या, प्लस यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास Fe2O3, क्या बन जाएगा सर, Fe2O3, ठीक है, तो यहाँ पे जो Na2CrO4 जो है, ठीक है, यही है कंपाउंड, ये यही येलो कलर का बनता है, ठीक है, येलो कलर का बनता है, ठीक है। अब ये कंपाउंड ए को जो है Na2CrO4, ठीक है, इसको बैलेंस करो, बैलेंस ये भी हुआ नहीं है, बैलेंस कैसे होगा सर, यहाँ पे देखो ध्यान से, FeCr2O4 Na2CO3, यहाँ पे देखो सोडियम 2, ठीक है, और क्रोमियम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे FeCrO4 दिया हुआ है, तो FeCr2O4, ठीक है, देखो कितना बैलेंस करेंगे सर, यहाँ पे आयरन क्या संख्या क्या 2 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 2 से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या संख्या बढ़ जाएगा, सोडियम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो CO2 भी बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करे, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ करोगे 2 यहाँ पे आ जाएगा, Cr2 यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, Na2CrO4, ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे इतना हो गया 4, यहाँ पे सोडियम 4 हो गया, यानी यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, बाकी बात क्या, C की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे सर, C की संख्या हो गया यहाँ पे 2, ठीक है, Cr2O3, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना कर दो, यहाँ पे कार्बन की संख्या इसके हिसाब से 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हुआ 2CO2, ठीक है, हाँ। अब देखो सर, अब क्या बचा, मेन चीज बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस है, आयरन यहाँ पे 2, आयरन यहाँ पे 2, क्रोमियम यहाँ पे 2, क्रोमियम यहाँ पे 2, सोडियम यहाँ पे 4, सोडियम यहाँ पे 4, कार्बन यहाँ पे 2, कार्बन यहाँ पे 2, बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हुआ, 16 3 19, 19 और 4 कितना हुआ 23, यहाँ पे देखो 4 दूना 8, 6 14, 14 और 5 चाहिए, 5 यहाँ कैसे आएगा सर, यहाँ पे 10 बटे, यहाँ पे 5 चाहिए, 5/2 कर दो, ठीक है, 5/2 क्या होगा, 5 दूना 10, 10 मांगे तो 5 आएगा, तो 5 छोड़ देंगे, क्या होगा 14 5, कितना चाहिए देखो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 3 7, 7 और 16, 16 प्लस 7 कितना हुआ 23, 23 चाहिए ना, यहाँ पे देखो कितना हुआ 4 दूना 8, 8 और 3 दूना 6, 8 प्लस 6 कितना हुआ 14 हुआ, बचा कितना 23, 23 चाहिए, मतलब यहाँ पे और कितना चाहिए सर, एक तरह से 7 3 6 3 9 चाहिए, 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/2 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 9/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन बनेगा। अब देखो ये Na2CrO4 जो बना, इसको हम H+ आयन से एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया करा देंगे,
क्या बोल रहा था यहाँ पे कि जो यहाँ पे ए बना है ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स कंपाउंड बी, जैसे ही इसका एसिडिफिकेशन कराओगे, ठीक है, तो क्या देगा सर, Na2 से Na2CrO7 लगा देगा, ठीक है, Na2Cr2O7, ठीक है, प्लस क्या, प्लस सोडियम आयन प्लस H2O, क्लियर है, Na2CrO4, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े सर, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, सोडियम 2 क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, 8 में क्या हुआ यहाँ पे सर, देखो सोडियम जो है यहाँ पे, ठीक है, चलो, तो ऐसे करके ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बना सर, एक तरह से Na2Cr2O7 बना। अब ये Na2Cr2O7 जो बना, ये कंपाउंड नंबर बी है, कंपाउंड नंबर ये ए था, ये बी बना। अब बी कंपाउंड को क्या करो सर, देखो अब बोलता है क्या, कंपाउंड बी जो है ऑन रिएक्शन विद KCl फ्रॉम एन ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड, देखो अब बोलता है क्या, Na2, देखो Na2Cr2O7 रिएक्ट विद KCl, जैसे ही KCl के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा सर, K2Cr2O7 प्लस क्या, NaCl, मतलब ये जो KCl है सोडियम को रिप्लेस करके K2Cr2O7 बन जाएगा। अब बोलता है क्या, जो K2Cr2O7 जो बना है उसको ऑक्सीडाइज करना सोडियम सल्फाइड के साथ, देखो अब ये बना कंपाउंड नंबर सी। अब देखो क्या है यहाँ पे, K2Cr2O7 को जैसे ही ऑक्सीडाइज करेंगे सोडियम सल्फाइड Na2 और SO3 के साथ, ठीक है, क्या बनाया सर यहाँ पे, जैसे इसको इसके साथ इसको ऑक्सीडाइज करोगे, ये बना देगा यहाँ पे Cr2SO4 3 टाइम्स प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस क्या, K2SO4 प्लस H2O, ठीक है, यही है कंपाउंड नंबर डी, ठीक है, क्रोमियम सल्फेट, क्या बना सर यहाँ, क्रोमियम सल्फेट। यही मल्टीपल मल्टीपल रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप का। ये रिएक्शन 2025 में पूछा गया था, ये सारा रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, देखो 2 कंपाउंड का रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करके जाना, पोटासियम परमैंगनेट का और एक पोटासियम डाइक्रोमेट का। ये रिएक्शन है पोटासियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 का साथ, ठीक है, तो K2Cr2O7 को सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराया, क्रोमियम सल्फेट बना प्लस सोडियम सल्फेट बना प्लस K2SO4 बना प्लस H2O बना, ठीक है, तो यही रिएक्शन है, नीचे प्रैक्टिस करके एग्जाम में जरूर जाइएगा, ठीक है। 2 चीज प्रैक्टिस करना, मैं बार बार बोल रहा, क्या, एक K2Cr2O7, दूसरा KMnO4, ये दोनों जगह से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अगला देखो सर, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, देखो हिंदी मीडियम में वही बात है, सेम टू सेम इसका भी रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सेम वही रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ क्या बात करता है नीचे, क्या, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना और बैलेंस करना। देखो बोलता है 8 मोल KMnO4, 8 मोल क्या दिया सर, KMnO4 दिया हुआ है, और 3 मोल क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फाइड दिया हुआ है। देखो क्या होगा रिएक्शन नीचे, क्या, 8 KMnO4 माइनस प्लस 3 मोल H2O3 पे 2 माइनस प्लस क्या, H2O बनेगा क्या, 8 मोल MnO2, 6 मोल सल्फेट आयन, ठीक है, प्लस 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे एक कंपाउंड बन गया। दूसरा क्या, दूसरा देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 मोल Sn पे 2 प्लस आयन प्लस 14H प्लस आयन, ठीक है, बनेगा क्या सर, बनेगा यहां पे 2 मोल Cr पे प्लस 3 प्लस Sn पे प्लस 4 प्लस 7H2, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे करके ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं, हाँ, ठीक है, क्लियर है। चलो इस रिएक्शन को पूरा पूरा लिख लो, ठीक है।
क्लियर है? देखो आगे क्या है, आगे इसी रिएक्शन को यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो KMnO4 रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फाइड के साथ, या पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट कर रहा है टीन के साथ, SN3 के साथ, तो क्या बनेगा, ठीक है। हाँ आगे देखो क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर, क्यों ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों बनाता है, ट्रांजिशन मेटल कलर इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पे DD ट्रांजिशन होता है। DD ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन एक d ऑर्बिटल से उठ करके दूसरे d ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए क्या बनता है, कलर बनता है। जिंक इज नॉट रिगार्डेड ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों, क्योंकि जिंक का जो बाहरी कक्षा है 3D10 वो पूर्ण रूप से क्या, कंप्लीटली फुलफिल्ड है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है। अब कंप्लीटली पूरा भरने के कारण ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं दिखाता है, ट्रांजिशन नेचर इसके पास नहीं हो, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट इसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। इसी बात का आंसर देखो हमने लिखा है क्या, दिस इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन के कारण क्या, D ब्लॉक एलिमेंट कलर दिखाते हैं। व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन ए कंपाउंड इट एब्जॉर्ब, बोलता है कोई भी कंपाउंड पे जब विजिबल लाइट पड़ता है, ठीक है, समझ रहे, इट एब्जॉर्ब, ये पहले लाइट को क्या करेगा सर, एब्जॉर्ब करेगा, एंड सर्टेन रेडिएशन व्हाइट लाइट एंड ट्रांसमिट द रिमेनिंग वंस, रेस्ट लाइट को क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा। पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाद में क्या कर देगा, यहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। ट्रांसमिट, द ट्रांसमिटेड लाइट हैज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ट्रांसमिटेड लाइट को हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहेंगे टू दैट ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट एब्जॉर्ब किया गया, एब्जॉर्ब अगर मान लो येलो किया गया और ये ट्रांसमिट कर दिया रेड कलर में, तो यहाँ पे येलो और रेड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, क्या हो जाएगा सर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। बिकॉज द एटम्स और सिंपल आयंस ऑफ जिंक नेवर हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, बोलता है पहला आंसर तो ये था, दूसरा आंसर ये है क्या, कि d ऑर्बिटल के पास क्या होता है, बोलता है बिकॉज एटम्स आर सिंपल आयन ऑफ जिंक नेवर हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, इस पर d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल के रूप में कंसीडर नहीं करते, ठीक है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल पूरा पूरा भरा होता है, क्लियर है। ये दोनों का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। हिंदी में वही संक्रमण तंत्र समानता रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, जिंक को संक्रमण तंत्र तो क्यों नहीं माना जाता है, तो एक एक नंबर का था इसलिए ज्यादा नहीं, सीधा आंसर लिख दिया गया, ये दूसरा नंबर का, ये पहला नंबर का, क्या कि DD संक्रमण के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट कलर दिखाता है, दूसरा क्या, जिंक परमाणु या सरल आयनों में कभी भी आंशिक रूप से d ऑर्बिटल नहीं भरा होता है, इसलिए जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। देखो एक एक नंबर का आप अपने से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्यों ट्रांजिशन मेटल के पास हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। देखो हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कब होता है, जब बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में तो दो एटम को तोड़ के अलग कब नहीं कर सकते, देखो जैसे आयरन दूसरा आयरन के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, समझ रहे, ये दूसरे से कितना मेटालिक बॉन्डिंग में, कैसा बॉन्डिंग से, मेटालिक बॉन्डिंग में होता है, ठीक है। तो ये बोलता है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, व्हिच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो जो एटम के d ऑर्बिटल पूरा पूरा भरे पड़े होंगे, ठीक है, जैसे जिंक का क्या होगा, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल क्या 3D पूरा 10 है, भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़े सर। देखो बोलता है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, बोलता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, इसका इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। एंड हेंस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन एटम के बीच बॉन्ड क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इन 3D सीरीज जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, ठीक है, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल क्या होता है 3D10,
ठीक है। 3D पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है, जहां से इलेक्ट्रॉन ना निकल सकता है ना ले सकता है, इसीलिए इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, एक तरह से लोवेस्ट है, बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। देखो ऐसा क्वेश्चन आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको देखना होता है। आगे चलो सर, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलता है MnO4, क्या दिया सर, MnO4 को कार्बोक्सिलेट आयन C2O4 2- के साथ H एसिडिक मीडियम में क्या करना, रिएक्शन करा देना। मैग्नीज आयन को क्या, C2O4, ठीक, क्लियर है। 10 मोल CO2 प्लस 8 मोल क्या हाइड्रोजन बनाया, क्या 8 मोल क्या बनाया था, हाइड्रोजन बनाया। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं, क्लियर है। ये पहला रिएक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या, दूसरा रिएक्शन है KMnO4 को गर्म करो, क्या बनेगा सर यहाँ पे, ₹513 क्या बनेगा सर यहाँ पे, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस क्या O2, क्लियर है। तीसरा क्या, Cr2O7 2- प्लस H2O प्लस ये क्या बनेगा सर यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन करोगे क्या बनाया यहाँ पे, Cr2O7 को H2O सर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराएंगे, 3 मोल यहाँ पे आएगा, 8 मोल एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा सर यहाँ पे, सल्फाइड आयन, SO4 पे 2। देखो ये सब ऐसा रिएक्शन है कि तुमको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना याद किए हुए तुम इसको नहीं लिख सकते हो। Cr2SO4 3 टाइम्स प्लस 7H2O, ठीक है, प्लस 3 मोल सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये सब रिएक्शन क्या है आपको याद करना। मैं बार बार कहता हूं कि पोटासियम पर मैग्नीट KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों का रिएक्शन ही केवल आपको याद करना डी एंड ब्लॉक में। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है सर, मैग्नीज KMnO4 है ना, पर मैग्नेट आयन को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएं एसिडिक कंडीशन में, तो मैग्नीज 2+ आयन, 10 मोल CO2, 8 मोल हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, एसिड से रिएक्शन करा दिए थे। KMnO4 को तुम हीट करा दो 513 केल्विन पे, तो ये K2MnO4 बना लेगा। ठीक है, प्लस MnO2 प्लस O2 बनाएगा। वही तीसरा में क्या, Cr2O7 को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ विक्रिया करा दो एसिडिक मीडियम में, क्या सल्फाइड आयन प्लस Cr2O4 पे 3 Cr2SO4 3 टाइम्स प्लस 7H2O प्लस क्या 3 मोल सोडियम सल्फेट बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलें, देखो आगे आगे आता है क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है सर, बोलता है यहाँ पे क्या कि क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछा गया 2025 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि E0 मैग्नीज का पूछा हुआ, Mn2+ से Mn का वैल्यू -1.18 है। Why is the value of highly negative in comparison of neighboring D block element? D block element में अदर को देखा जाए उसके तुलना में इसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीज के जगह पे तुम कॉपर का देखो, कॉपर का पॉजिटिव होता है E0, Cu 2+ से Cu का वैल्यू होता है प्लस 0.34 वोल्ट, सबका प्लस में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा माइनस मैग्नीज का ही होता है। ठीक है, वही पूछ रहा है कि मैग्नीज का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस में क्यों होता है सर। देखो मैग्नीज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। Mn2+ का बात करें तो मैग्नीज का होता है 25, ठीक है, आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का 5। 3d 5 होने के कारण क्या है, ये हाफ फील्ड स्टेबल है, और हाफ फील्ड स्टेबल होने के कारण इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, इसीलिए इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकलेगा,
ठीक है, Mn2+। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करना होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या, जब बहुत ज्यादा एनर्जी, इसलिए इसका वैल्यू क्या दिया, माइनस में दिया हुआ, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इसका वैल्यू माइनस में क्यों, क्योंकि Mn2+ सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आगे पूछा व्हाई इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हम अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट में जाते हैं तो लैंथनम से लुटेशियम के तरफ जाते हैं तो आकार जो है रेगुलर तरीके से क्या होता है, डिक्रीज होता है। लैंथनम के बाद 4f1, 4f2, 4f3, 4f, एफ में कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन भरते चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक ही सेल में कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन भरने से आकार छोटा हो जाता है, जिसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल। ये सब नरम धातु क्यों कहलाता है, अरे इसका शॉर्ट नाम है जानू कड़क होगी। जिंक का 30, कैडमियम का 48, मरकरी का 80, इसका 3d10, 4d10 और 5d10। अरे बेटा सब में यहाँ पे 10 10 10, तो 10 क्या है, पूरा पूरा फुलफिल्ड है। अब जिसका पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल फुलफिल है वो किसी से बॉन्ड बनाएगा नहीं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगा। तो जो चीज स्टेबल होता है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाता है, ज्यादा रिएक्ट करेगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको सॉफ्ट मेटल में काउंट किया जाता है, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। आगे देखो सर, वही बोलता है यहाँ पे क्या, देखो सिंस Mn2+ हैज d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अभी बताएं, विच इज हाफ फील्ड एंड देयरफॉर स्टेबल। ये हाफ फील्ड है और ये स्टेबल है, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mn2+ इज हाईली नेगेटिव। अब इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है SRP का वैल्यू वो सबसे ज्यादा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम बात करें, है ना, देखो लैंथनम 57 से लुटेशियम 71 तक, ठीक है, लैंथनम 57 से लुटेशियम 71 तक कंटिन्यू, यहाँ पे 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f14 तक जाएगा, ठीक है, 4f14 तक जाएगा, मतलब कंटिन्यू एफ में इलेक्ट्रॉन भरते 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 चला जाएगा। तो एक ही सेल में कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन भरने से क्या होगा सर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कंटिन्यू बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज छोटा हो जाता है। वही बोलता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रेफर्स टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई। लगातार लैंथनम से लुटेशियम तक जाते हैं तो आयनिक रेडियाई क्या होता है, छोटा होते चला जाता है, ठीक है। लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट फ्रॉम लैंथनम टू लुटेशियम। बेहतरीन तरीके से बताए हैं, साथ ही साथ आपके क्लास जब हम पढ़ा रहे थे ना, वहां इस टॉपिक को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएं। तो आप अपना पीपीटी देखोगे या क्लास नोट देखोगे तो वहां पे इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, दिखाए हैं। तो आप वहां से जाकर के इस बात को और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। हाँ आगे देखो, हमने क्या बोला, जानू कड़क होगी, जिंक, कैडमियम, मरकरी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसके डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, पूरा पूरे भरे होते हैं। जिंक का 30, सॉरी जिंक का 3d10 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, कैडमियम का 48, इसका एटॉमिक नंबर 4d10, और मरकरी इसका 80, इसका क्या होता है सर 5d10, ठीक है। सब में 10 10 10 भरने के कारण, ठीक है, डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है। अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता, सबका सब क्या होता है, पेयर्ड होता है। काउज वीक मेटालिक बॉन्डिंग, अब पेयर होने के कारण इसका मेटालिक बॉन्डिंग बहुत वीक हो जाता है, और दे आर सॉफ्ट इन नेचर, जिसके कारण इसका नेचर क्या होता है सर, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ क्लियर है। आगे बढ़े सर, चले आगे, बोलता आगे क्या, देखो वही हिंदी में सेम टू सेम बात वही, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। अभी जितना हम बताना था हिंदी में बता चुके हैं, ठीक है, इसको लिख लेना। आगे देखो सर, अब क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या कहता है, बोलता है D4 जो कॉन्फ़िगरेशन है, बोलता है ऑफ द D4 स्पीसीज क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ का करेंगे तो D4 आ रहा है। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है,
24 करेंगे तो आर्गन का क्या 18, 4s0, 3d कितना 4, 18 4 22, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, ये क्या करा रिड्यूस करेगा, बहुत तेजी से ये रिड्यूस करना चाहेगा। क्यों रिड्यूस करने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को घटाना चाहेगा, खुद को ये +3 करना चाहेगा। और यहाँ पे जो 3d4 है ना ये 3d3 करना चाहेगा। क्यों अभी बताते हैं क्यों करना चाहेगा, क्योंकि 3d3 ये ज्यादा स्टेबल होता है। वहीं Mn3+ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों देखो Mn+3 जो है इसके पास कितना है, Mn का 25, देखो आर्गन का 18, 4s का क्या 0, 3d का कितना जाएगा सर 25 में 3 चला गया, 3d का 4 आएगा, 25 में 3 चला गया, यहाँ पे 23 तो 22 बचेगा, 18 और कितना हुआ 18 4 कितना हुआ 22 हुआ। लेकिन ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा गेन करना चाहेगा, देखो Mn पे 2+ करना चाहेगा। कैसा ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि आर्गन अगर आ गया 4s0 3d5 तो 3d5 ज्यादा स्टेबल है, जबकि 3d3 में क्या होता है T2g स्टेबल है। T2g स्टेबल में क्या होता है, देखो ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन नीचे में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 1 2 3 इसको बोलते हैं T2g स्टेबल, Eg स्टेबल, और ये पूरा का पूरा हाफ फील्ड स्टेबल है, समझ रहे हैं। हाँ तो ये जो क्रोमियम 2+ है वो इलेक्ट्रॉन खोकर खुश है, इसलिए ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग करेगा। Mn3+ जो है ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करके 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल बनाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी। हाँ तो इसीलिए क्रोमियम 2+ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा D4 होने के बाद भी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन खोता है तो 3d3 में चला जाता है, जो T2g स्टेबल खुद को करता है। ठीक है समझ रहे हैं। हाँ तो ये रीजन है। अब इसी को हमने लैंग्वेज के रूप में आपको लिख दिया है, उसको हम समझाएंगे। ऐसे ही लैंग्वेज आपके क्लास नोट में भी लिखा हुआ है। देखो लॉजिक से क्वेश्चन को समझो तो चीजें आसान रहेगी, अगर तुम सिर्फ रट्टा मारोगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राइट द 2 कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का 2 परिणाम लिखो। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के पीछे 2 रीजन ये है कि लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है, साथ ही साथ जो एलिमेंट होते हैं उनका प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच करता है, जिसके कारण इनको सेपरेट करना अलग है। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण बहुत सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के जो होते हैं उनका क्या होता है एटॉमिक रेडियस सेम हो जाता है। ठीक है तो 2 रीजन हम यहाँ लिख दिए, पीछे भी बताते हैं। तीसरा कि विच एलिमेंट ऑफ 3d सीरीज है जो लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऐसा है जिंक। जिंक का सबसे लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। क्यों, इसका 3d10 में 10 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा भरा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा 10 भरा हुआ है तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अब जहां पे एटम एटम के रूप में बॉन्ड है ही नहीं, उसको तोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हैं। इसीलिए जिंक में 3d10 है और इसके लिए इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे लो होगा। ठीक है देखो आगे बोलता है क्या, क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज D4 से D3। क्या होता है D4 से D3 में कन्वर्ट होता है। अभी हमने कहानी बताया था ना, देखो देखो क्रोमियम 2+ आर्गन 18, 4s0 3d4। ठीक है वहीं रिड्यूस किया तो क्या होगा सर, आप आर्गन 18, 4s0 3d3। 3d3 में क्या है देखो ये टूटेगा, ठीक है क्या बनाया T2g। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। क्लियर है ठीक है तो ये T2g क्या मोर स्टेबल, दूसरा देखो क्या
Mn3+ क्या है यहाँ पे, आर्गन 18, 4s0, 3D का क्या, फोर। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो क्या होगा, 4s का 0, 3D का कितना 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 का 5। ठीक है, यहाँ पे क्या सर पूरा पूरा फुलफिल है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड स्टेबल है, क्या सर हाफ फील्ड स्टेबल ये है। अब ये हाफ फील्ड स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबल अगर ये है, इसको क्या बोलेंगे, T2G से स्टेबल। ठीक है, तो वही बोलता है यहाँ पे, क्या ध्यान दो, क्या बोलता है यहाँ पे, ध्यान दो क्या, कि Cr क्रोमियम पे 2+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर एज इट इज कॉन्फिगरेशन चेंजेज फ्रॉम D4 से D3 स्टेबल कॉन्फिगरेशन हैविंग हाफ फील्ड T2G स्टेबल, जबकि Mn3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन नेचर, इट्स कॉन्फिगरेशन चेंज D4 से D5 D6 नहीं, D5 ए स्टेबल कॉन्फिगरेशन हैव हाफ फील्ड T2G एंड Eg ऑर्बिटल। ठीक है, ये हाफ फील्ड स्टेबल होता है, इसलिए मैग्नीज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है और क्रोमियम एज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, आगे देखो सर, आगे बोलता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट आर क्वाइट क्लोज इन देयर प्रॉपर्टीज। देखो क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण सेकंड रो डी ब्लॉक का, ठीक है, वो क्या होता है, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के, दोनों का रेडियाई एक दूसरे का क्या होता है, बहुत क्लोज हो जाता है। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, पहला लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड एलिमेंट को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लैंथेनॉइड्स हैव वेरी सिमिलर आयनिक रेडियाई, दोनों का आकार, दोनों का रेडियाई जो होता है, रेडियस जो होता है बहुत छोटा हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे एग्जिस्ट टुगेदर इन नेचर, दोनों एक ही जैसा नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एंड आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सेपरेट, जिसके कारण इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, फ्रॉम वन अनदर यूजिंग स्टैंडर्ड केमिकल मेथड। ठीक है, इसके लिए क्या अनदर यूजिंग स्टैंडर्ड केमिकल मेथड यूज करना पड़ता है, इसीलिए पूरे एलिमेंट को एक साथ लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट कह देते हैं। क्या बोलते हैं सर, लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही दोनों का एक दूसरे से बहुत मैच करने लगता है। ठीक है, आगे देखो सर, बोलता है यहाँ पे क्या, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दीज एलिमेंट अकर टुगेदर इन नेचुरल मिनरल सो डिफिकल्ट टू सेपरेट, और ये सब एक ही बोलता है क्या, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये एलिमेंट क्या एक साथ मिलते हैं नेचर में, नेचुरल मिनरल में, और इसलिए डिफिकल्ट टू सेपरेट, इसको सेपरेट करना क्या बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा था यहाँ पे, क्या देखो, which element of 3D सीरीज has the lowest enthalpy of atomization, देखो which element, जिंक, ऐसा कौन है सर, जिंक, जिंक एलिमेंट का 3D10 होने के कारण इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो एक एक मार्क्स तीनों का है, तो आराम से लिखोगे 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, घबराना मत, आराम से लिखना, एक्सप्लेनेशन कुछ भी करना, खाली मत छोड़ना कॉपी। अब आगे देखो सर, हिंदी को पढ़ लेना, बता समझा दे रहे हैं बराबर। ठीक है, देखो आगे, आगे क्या दिया हुआ, आगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया हुआ, सिंपल से क्या कि बोलता है कंप्लीट द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मैं बार बार कह रहा हूं क्या, आपको पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन, उसका केमिकल रिएक्शन, ये दोनों एकदम रट लेना, याद कर लेना, इसका शॉर्ट नोट्स बना करके अपने कॉपी में दीवार में चिपका दो। ठीक है, इसका दूसरा पोटासियम परमैंगनेट का, एक KMnO4, एक दूसरा K2Cr2 ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखो बोलता है MnO4 पे एक नेगेटिव चार्ज की वजह से Cr2O4 दो नेगेटिव चार्ज एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 को 513 कैलोरी पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन से हम बता चुके हैं, फिर से ये रिपीट हो चुका है, इसको हम अभी बता चुके थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये रिपीट हो चुका है। देखो इसका आंसर यहाँ पे रिपीटेड है, क्या MnO4 5Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराएं, देखो Cr2 नहीं होगा, सॉरी C2O4 होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। ठीक है, हाँ, ये बना क्या, 2 मोल मैग्नीज Mn2+ आयन, 10 मोल CO2 प्लस 8 मोल वाटर, वहीं KMnO4 को हिट करें क्या, K2MnO4 बनाएगा प्लस MnO2 प्लस O2 बनेगा, Cr2O7 दो नेगेटिव क्या, H2S बनेगा प्लस 14H प्लस 3 सल्फर, क्रोमियम 3 प्लस 7H2। ये रिएक्शन रिपीट हो चुका है, ये रिएक्शन क्या है सर, यहाँ पे रिपीटेड मोड में है। ठीक है, ध्यान देना,
ये रिएक्शन हमारा रिपीट हो चुका 2 बार। इसको पहले ही पढ़ा दिए थे, अभी भी पढ़ाए, 2 बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे चलो। बोलता है यहाँ पे सीबीएसई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन क्या, राइट एनी 2 कंसिक्वेंस ऑफ लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का 2 कंसिक्वेंस बताओ, पहला। दूसरा, नेम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, गिव रीजन। तो वैसा एक ही एलिमेंट है, याद है आपको, मैग्नीज। कौन है सर, मैग्नीज 2+, जो +7 तक ऑक्सीडेशन, +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, कौन, मैग्नीज। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ये सब दिखाता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। देखो कहानी हमने यहाँ लिख रखा है, पढ़ो। बोलता है सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड ऑफ 4D सीरीज एंड थर्ड ऑफ 5D सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, एग्जिबिट सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बोलता है यहाँ पे क्या कंसिक्वेंस है सर, देखो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट के 2 अलग अलग रो के एलिमेंट का आकार क्या होता है, एक दूसरे के बराबर जाता है। कौन कौन, जिरकोनियम और हैफनियम। जिरकोनियम का 40 और हैफनियम का 72। ये दोनों का साइज क्या है, एक दूसरे के बराबर। इसका 71 ppm होता है और इसका भी लगभग 71 ppm के बराबर हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा 4f14 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। f ऑर्बिटल शामिल होने के कारण इसका आकार एक दूसरे के बराबर। वही होता है सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ 4D एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ 5D। मतलब सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का साइज क्या एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ठीक है, पहला। अब बोलता है इसके कारण, बोलता है ट्रांजिशन सीरीज एग्जिबिट सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, पहला। दूसरा, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथ एंड वाइड इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में लेंथ एंड वाइड एलिमेंट को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या मैच करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है, मैग्नीज ईट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इसलिए ईट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसलिए यह क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, मैग्नीज जो है मैक्सिमम +2 to +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, आगे चले सर। आगे देखो सर, बोलता है लेंथ एंड वाइड संकुचन के कोई 2 परिणाम लिखिए तथा 3D श्रृंखला के उस तत्व का नाम बताइए जो सबसे अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, कारण बताइए। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, देखो द्वितीय 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के एक ही समूह से संबंधित तत्वों के परमाणु के कारण आकार में समानता पाया जाता है। ठीक है, और आयनिक त्रिज्या क्या एक बराबर होती है, तो शुद्ध अवस्था में लेंथ एंड वाइड को अलग करना काफी कठिन होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, मैग्नीज +2 से +7। ये सब बताया हुआ, आपको क्लास नोट थोड़ा सा पढ़ना है। देखो अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हो ना, ये सारे जितना क्वेश्चन है सबका आंसर आपके चैप्टर में 1 by 1 करके दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर, बोलता कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कॉपर जो है एसिड को रिप्लेस नहीं कर सकता, हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है E0 वैल्यू Cu2+ से Cu का कितना है, +0.34 वोल्ट, जो काफी हाई है। जबकि हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का होता है 0 वोल्ट। अब अगर माइनस में कोई होता तो एसिड को बदलता, एसिड को डिस्प्लेस करता। अब इससे छोटा तो कोई है नहीं, इसलिए हाइड्रोजन को कभी भी कॉपर डिस्प्लेस नहीं करेगा। हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस करेगा एसिड से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से छोटा हो, माइनस में। ठीक है, समझ रहे, पहला रीजन। दूसरा, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन मेटल्स या उसके कंपाउंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ट्रांजिशन एलिमेंट में या फिर उसके कंपाउंड में, वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर को दिखाएगा। दूसरा रीजन। तीसरा क्या, जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट मेटल में क्यों होता है, इसका आंसर एक बार और दे चुके थे पहले। देखो जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम का 48 और मरकरी का 80। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, जिंक का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो बेटा ध्यान देना क्या है यहाँ पे, 3D का 10, कैडमियम का क्या 4D का 10 और मरकरी का क्या 5D का 10। अब देखो तीनों केस में क्या प्रॉब्लम है, तीनों का डी ऑर्बिटल पूरा पूरा भरा हुआ है। अब जहां पे डी ऑर्बिटल भरा हुआ है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, किसी अदर मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा नहीं, खुद के साथ बनाएगा ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल अगर खाली रहेगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा। अब जो बॉन्ड ही नहीं बना रहा है वो अपने आप में खुश है, जो अपने आप में खुश है सॉफ्ट रहेगा,
समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? तो यही है जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों सॉफ्ट है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल कहीं ना कहीं फुलफिल है। देखो इसी को मैंने रीजन में भी लिखा होगा कि कॉपर हैज पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू लगभग 0.34 प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है, इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है, लेस रिएक्टिव, इसलिए हाइड्रोजन को कभी भी एसिड से रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों दिखाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर। देखो 3 नंबर का है, अब एक क्वेश्चन पे एक ही नंबर दे रहा है तो ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, आप एक लाइन में भी आंसर लिखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, 1-2 लाइन में आंसर लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन दिया, देखो 3 नंबर का था ये क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन 1 नंबर हुआ, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, तो 1 नंबर के लिए कितना लिखेंगे, 1-2 लाइन लिखो, हो गया, वही 1-2 लाइन में ही इसका आंसर लिखें, ठीक है। आगे क्या बोला इसने यहाँ पे, ये सॉफ्ट क्यों होता है, देखो इसका आंसर पहले भी लिखे थे, फिर से कि दे हैव फुलफिल डी ऑर्बिटल, है ना, हेंस वीक मेटालिक बॉन्डिंग। देखो डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगा, वीक होगा, इसलिए लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, लो हो जाएगा, ड्यू टू फुलफिल डी ऑर्बिटल वीक मेटल मेटल बॉन्ड। अब डी ऑर्बिटल फुलफिल होने के कारण मेटल मेटल बॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किन्हीं को, है ना। हाँ आगे बढ़े सर, चलो आगे, ठीक है, आगे बढ़े हैं। देखो आगे बोलता है क्या, वही क्वेश्चन हिंदी में सेम टू सेम, ठीक है, तांबा अम्लों में हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका वैल्यू प्लस में होता है, ठीक है, ये सब बता चुके हैं, इसको कॉपी में पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन क्या दिया सर, क्वेश्चन नंबर 27। ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्या, फॉलोइंग आयंस 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन। 3D ट्रांजिशन सीरीज में कई सारे इलेक्ट्रो एलिमेंट दिया हुआ, कौन, टाइटेनियम पे 4+, वेनेडियम पे 3+, क्रोमियम पे 2+, मैग्नीज पे 3+, ठीक है, समझ रहे हैं। बोलता मोस्ट स्टेबल इन एक्वस, इसमें से कौन एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, पहला पूछा, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तीसरा कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन में कौन है, स्टेबल कौन होगा सर, स्टेबल मैग्नीज 3+ तो होगा नहीं क्योंकि D4 है। देखो सबसे पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक। टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 3+, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24 +3, ठीक है, मैग्नीज का 25 +3, ठीक है। फोर एस का 0, 3D का कितना गया, ठीक है, क्लियर है, 18 3 21, ठीक है। थ्री डी कितना भैया, टाइटेनियम देखो 18 में 3 जला कितना बचा, 22 में सॉरी 4+ है भाई, देखो 18 बचा, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे सब में 0 0, कोई डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 23 में 3 चला गया 20, यानी कि देखो डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 18, तो इसमें 3 चला गया, कितना बचा फिर 20 बचा, आर्गन 18, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ठीक है। क्रोमियम पे +3, देखो आर्गन का 18, 4s का 0, 3D का कितना, क्रोमियम में 3 चला गया, क्रोमियम में 3 चला 21, 18 3 21, यहाँ पे 3D का कितना बचा, 3 बचा, ठीक है, समझ रहे हैं। और मैग्नीज पे +3, देखो आर्गन का यहाँ पे कितना 18, 4s का 0, 3D का कितना बचेगा 4, अरे 25 में 3 चला गया, कितना बचेगा, 25 में 3 चला गया, 25 में 3 22 बचेगा, 18 4 22, ठीक है। 24 में 3 चला गया, कितना बचा 21, 18 3 21, यानी कि सबसे स्टेबल पूछा, सबसे स्टेबल कौन है सर, ये स्टेबल तो होगा नहीं, ये स्टेबल नहीं, यहाँ देखो 3D3 जो है इसको अगर तोड़ेंगे, डी ऑर्बिटल को तोड़ दो, ठीक है, 1 2 3 है, इसको तोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा T2, नीचे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये T2G स्टेबल है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा सर, क्रोमियम 3+ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आगे क्या पूछा सर, दूसरा क्वेश्चन पूछा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, और उससे भी पहले पूछा क्या
कलरलेस कौन है? कलरलेस में डी ऑर्बिटल पूरा फुलफिल है, तो कलरलेस आंसर होगा टाइटेनियम। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कौन? मैग्नीज 3+। क्यों? मैग्नीज जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को गैन करके खुद को 2+ बनाएगा, ताकि आर्गन क्या बन जाए? 18, 4s का 0 और 3d का 5 बने। 3d 5 बनने से 5 ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा, और 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा? खुद को हाफ फील्ड स्टेबल बना लेगा। हाफ फील्ड स्टेबल बना लेगा। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? हाँ। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़े सर, आगे बढ़ जाए। क्लियर है? बात समझ रहे? जो जो बात बताया अभी वही बात यहां हमने लिखी होंगे। देखो हमने क्या लिखा सर? क्रोमियम 3+ G2 T2 G3 T2 G पे 3 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण क्रोमियम 3+ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। Mn 3+, Mn इज मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए ये कैसा काम करेगा? इसलिए हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन Mn2+, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तीसरा टाइटेनियम 4+, क्यों? क्योंकि D यहाँ पे 0 है, इसलिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए डी ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए कोई कलर शो नहीं करेगा। बस हम यहाँ पे रीजन लिख रहे थे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो इस सब आंसर तुम अपने तरीके से चाहो थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हो। हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ आंसर, ठीक है? तुम चाहते हो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़े। देखो आगे क्या इतना आंसर लिखने के बाद देखो आगे यहाँ पे हिंदी में सेम वही कहानी है। ठीक है, हाँ आगे चलो सर। आगे क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है अकाउंट दी फॉलोइंग, ये फॉलोइंग रीजन को बताओ। बोलता है ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ट्रांजिशन मेटल हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों रखता है बेटा? ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई इसलिए लगता है क्योंकि मेटल है, एक मेटल दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है मेटल मेटल बॉन्ड से। मेटल बॉन्ड को तोड़ना, अरे दो एटम को तोड़ने में क्या होता है? मेटल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगता है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट इज डिफिकल्ट, क्यों होता है? क्योंकि लैंथेनॉइड का आकार क्या होता है? बहुत सेम होता है, उसके प्रॉपर्टीज भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत एक जैसा दिखता है, इसलिए उसको अलग करना क्या बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट बोलता है E0 वैल्यू में Mn2+ से M वैल्यू कॉपर इज पॉजिटिव, इसका वैल्यू पॉजिटिव में होता है, बिल्कुल होता है। कितना होता है सर? इसका वैल्यू इतना होता है। देखो Cu 2 पॉजिटिव से Cu का वैल्यू क्या होता है सर? यहाँ पे होता है +0.34 वोल्ट। ठीक है, बात समझ रहे हैं? बात समझ गए? हाँ आगे बढ़े सर। देखो क्या है यहाँ पे सर? यहाँ पे बोलता है क्या? देखो बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच काउज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। देखो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होने के कारण देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ मेटल बॉन्ड ज्यादा बनता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनने के कारण इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। देखो तुम जो पढ़ रहे हो ना बेटा, थोड़ा सा इसको रीजन जान के पढ़ो, इसको किताब में पढ़ो, थोड़ा खोजो, थोड़ा ढूंढो, सिर्फ रट मत लेना। सिर्फ रटोगे तुम नहीं याद कर पाओगे, थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, बुक में पढ़ोगे तो देखो ये चैप्टर बहुत ही लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिक पता होगा ना, एक रीजन भी लिख दोगे ना एक लाइन का, नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो? एकदम लॉजिकल चैप्टर है, एक लाइन में इसका रीजन लिखा था, एक लाइन में लिखोगे नंबर मिल जाएगा। कुछ देखो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट इज डिफिकल्ट, क्यों? अभी हम क्या बोले? बिकॉज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी सिमिलर है। अब इसके इस तरह में क्या इसको फिजिकली या केमिकली दोनों तरीके से अलग करना डिफिकल्ट है। ठीक है, इसलिए लैंथेनॉइड एलिमेंट को अलग करना मुश्किल है, क्योंकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक, एटॉमिक, रेडियाई सब लगभग एक ही जैसा होता है। ठीक है, इसीलिए इस सीरीज के सारे एलिमेंट को हम लैंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट कह देते हैं। क्लियर? हाँ आगे क्या बोला था? इसका वैल्यू पॉजिटिव क्यों होता है? पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन साथ ही साथ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दोनों कॉपर के केस में क्या होता है? हाई होता है। Cu2+ से Cu के केस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बात करें या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बात करें, बेटा दोनों का दोनों क्या होता है? हाई होता है। ये दोनों हाई होगा तो इसका वैल्यू भी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल का हाई होगा।
ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं आपके नोट्स में, वहां पे भी ये सवाल आया है, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी बुक तुम पढ़ लो, तेरा कल्याण हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, आगे बढ़ जाए। देखो आगे आगे क्या है, आगे यही क्वेश्चन सेम टू सेम हिंदी में है, तो हिंदी वाला मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तुम पढ़ लेना, रीजन में समझा चुका हूं अभी। ठीक है, हाँ देखो अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या। मैंने इतना बार बता दिया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, क्या है। अरे जो वैसा एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 से 9 के बीच हो, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सर, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बोलता है विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट मे नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलता है डी ब्लॉक एलिमेंट का कौन सा, डी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं गिनते। अरे ट्रिक बताए हैं, जानू कड़क होगी, क्या जानू कड़क होगी, 30 48 80, जिंक कैडमियम मरकरी, इसका 3d10, इसका 4d10, इसका 5d10। डी में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, और डी इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ही नहीं। व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल कलर कंपाउंड क्यों बनाते, अरे इसमें एनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी और डी में इलेक्ट्रॉन होता है 1 से 9 के बीच। अब इलेक्ट्रॉन 1 से 9 के बीच है, तो इलेक्ट्रॉन क्या छटपटाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे बैठेगा नहीं, है ना। तो ये डी ट्रांजिशन करता है, क्या करता है सर, डी ट्रांजिशन करता है। देखो डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, ये टूटता है। ठीक है, तुम लोग को सीएफटी हम पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को बीबीटी भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लास नोट देखो तभी रीजन समझ में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। 1 2 3 4 5 ये टूटेगा। देखो ऊपर में T2G, नीचे EG। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नीचे वाला जंप करके ऊपर चला जाता है, या कई केस में ऊपर वाला नीचे चला जाता है। ये सब रीजन दिखने को मिलता है कब, जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो। और जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो कलर दिखा देगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन के कारण। ठीक है, तो ये सारा रीजन ऑलरेडी हमने बता रखा है। देखो वही हमने कहानी के रूप में लिख रखा है, क्या, द एलिमेंट विथ पार्शियली फील्ड या इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबसेल आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। वैसा एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड हो, पार्शियली फील्ड हो, चाहे ग्राउंड स्टेट में हो या ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह देंगे। पहला क्लियर। दूसरा, जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल पूरा पूरा फुलफिल है। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो जितना भी कहानी है, रीजन है, सब बता दिए, एक भी छोड़े नहीं है। अब तुम्हारा काम है पढ़ना, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा आंसर लिखोगे। ठीक है, हिंदी में वही संक्रमण तत्व को परिभाषित करें। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, अभी हम बताएं, जिसका डी ऑर्बिटल फुलफिल नहीं है। ठीक है, पूरा रूप से फुलफिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही सब आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन, और केस बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अभी के लेक्चर में हम कितना तरह क्वेश्चन कराएं, 2 तरह, एक वेरी शॉर्ट और दूसरा क्या करवाएं, दूसरा करवाएं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। ठीक है, देखो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जितना हैंडआउट में दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर तुम्हारा एग्जामिनर सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन बनता है जितना हमने ले लिया है। बस अगर एग्जामिनर बनाएगा भी तो आगे पीछे कर देगा, ये क्वेश्चन इसके साथ, ये इसके साथ मिक्स कर देगा। इसलिए इसको पढ़ के जाना, इससे बाहर क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक में आएगा नहीं। ये जो 33 क्वेश्चन का कलेक्शन दिए हैं, अगर तुम इसको रट्टा मार लो, जैसे करो, समझ के करोगे बहुत अच्छी बात है, रट्टा मार के करोगे तब भी अच्छी बात है, क्योंकि तुमको नंबर ही तो लाना है। अब समझ रहे हो, समझ के पढ़ोगे फ्यूचर तुम्हारा ज्यादा ब्राइट होगा, रट्टा मार के पढ़ोगे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो करना करो, क्वेश्चन यही है, पढ़ लो, समझ लो, यहीं से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में। चलो इन सभी बातों के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद लेक्चर नंबर 3 डी एंड एफ ब्लॉक का। ठीक है, इसको लिख लो, सॉल्व कर लो, लेक्चर नंबर 3 भी जाके देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।